हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने है ना हाइड्रोलिसिस ऑफ मोनोवेलेंट आयंस पे बात की थी और 4 केसेस हम लोगों ने देखे थे और उस पे क्वेश्चंस भी किए थे। लेकिन मैंने लास्ट टर्न पे मतलब लास्ट लेक्चर के लास्ट में मैंने ये कहा था कि अभी भी हम लोग पॉलीवेलेंट आयंस की हाइड्रोलिसिस मिस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग को पॉलीवेलेंट आयंस की भी हाइड्रोलिसिस सीखनी चाहिए। तो इस लेक्चर को मैंने सिर्फ और सिर्फ पॉलीवेलेंट आयंस की हाइड्रोलिसिस को डेडिकेट किया है। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 है ये, लेक्चर 6, हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवेलेंट आयंस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीवेलेंट आयंस ठीक है, इससे पहले कि इस बात को है ना शुरू किया जाए है ना, मैं चाहता हूं कि पहले आप ये समझें कि पॉलीवेलेंट आयंस कहते किसको है। अब मान लीजिए आपने एक एसिड लिया है H3PO4 है ना, फॉस्फोरिक एसिड। तो ये 3 बार में टूटता है ना, H प्लस HPO4 है ना माइनस, इसको Ka1 कहते हैं और Ka1 की वैल्यू हो जाएगी है ना H प्लस इंटू HPO4 माइनस बाय H3PO4। ठीक है, ये चीज आ गई। ऐसे ही फिर ये फर्दर टूट जाएगा। ठीक है ना, HPO4 माइनस चेंजेस इनटू H प्लस, सॉरी H2 होगा है ना, H2PO4 माइनस चेंजेस इनटू H प्लस HPO4 2 माइनस, इसको हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 2 कहेंगे और ये आ जाएगा H प्लस इंटू है ना HPO4 2 माइनस बाय है ना H2PO4 माइनस, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है ना, और ठीक है ये आ जाएगा, ये Ka2 आ गया और फिर ये फर्दर भी डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है ना, ये HPO4 यहां पे भी मैंने शायद गलती की है, H2PO4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो HPO4 माइनस 2 माइनस यहां फर्दर टूट जाएगा H प्लस प्लस PO4 3 माइनस में। ठीक है, और इसको मैं है ना एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 3 कह दूंगा, जो कि आ जाएगा H प्लस इंटू है ना फॉस्फेट आयन PO4 3 माइनस बाय HPO4 2 माइनस, ऐसे लिखा मैंने। ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर पहली बार जो डिसोसिएशन होगा तो इसके वजह से कॉमन आयन यहां पे प्रेजेंट होंगे तो इसका डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों कॉमन आयन का यहां प्रेजेंस की वजह से इसका डिसोसिएशन फर्दर सप्रेस हो जाएगा। ये बात आपके लिए बिल्कुल नई भी नहीं है, ये हम लोगों ने कई बार है ना पिछले लेक्चर्स में 1 से 5 लेक्चर के बीच में पढ़ा है। ठीक है, कि किसी भी अगर पॉलीप्रोटिक एसिड्स होते हैं तो उनका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, Ka1 इज वेरी वेरी लार्जर देन Ka2 इज वेरी वेरी लार्जर देन Ka3। ठीक है, ये एक रूल है और ऐसा इसलिए होता है कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से होता है ना। यहाँ जो आयन प्रोड्यूस होगा पहली बार, तो पहली बार ये टूट रहा होगा तब ये 0 और 0 है तो इसका बहुत ज्यादा टूटेगा, लेकिन अगली बार जब ये टूट रहा होगा तब ये भी प्रेजेंट होगा शुरू में। और लाशातल्य प्रिंसिपल कहता है कि अगर प्रोडक्ट साइड कोई भी चीज मौजूद है तो रिएक्टेंट का ना डिसोसिएशन सप्रेस हो जाएगा। तो ये बात तो हम लोगों ने सीख ली। अब मैं पॉलीवेलेंट आयन से मेरा क्या मतलब है। पॉलीवेलेंट देखिए, ये मोनोवेलेंट आयन है, पॉलीवेलेंट आयन यहां पर 2 हैं, ये है एक है ना, ये पॉलीवेलेंट आयन है जिसके है ना 2 नेगेटिव चार्ज है, या ये पॉलीवेलेंट आयन है जिसपे 3 नेगेटिव चार्ज है। अब अगर ये दे दिए जाए तो हाइड्रोलिसिस कैसे, हाइड्रोलिसिस के बारे में बातचीत करेंगे, क्या इनकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो आइए इनको ही उठाते हैं। अगर कभी फॉस्फेट दे दिया जाए, अभी मैं इनको छोड़ के पहले इसको उठा रहा हूं, अगर फॉस्फेट दे दिया जाए, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाए कि Na3PO4 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C है, इसका है ना Ka1 Ka2 Ka3 दिया हुआ है, pH निकालिए। ठीक है, इसका Ka1 Ka2 और Ka1 Ka2 और Ka3 प्रोवाइडेड है, आपसे कहा गया pH निकालिए। ठीक है, मैं काम करता हूं। इतना तो मुझे पता है कि ये सॉल्ट है और सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो सॉल्ट पूरी तरह से डिसोसिएट कर जाएंगे, यानी मैं इसको लिख सकता हूं थ्राइस Na प्लस प्लस PO4 3 माइनस C0 0 C 3C C, ऐसा तो हो जाएगा
है ना, ऐसा तो हो जाना, ये पूरा टूट जाएगा कि सॉल्ट है, सॉल्ट 100% टूटता है, तो ये पूरा टूट गया। अब गेम शुरू होगा यहां से, अब चीजें शुरू होंगी, यहां तक तो जो होना था हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये फॉस्फेट जो है हाइड्रोलिसिस करना शुरू करेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अब ये फॉस्फेट एक वाटर से रिएक्ट करके, है ना, HPO4 2- बनाएगा और साथ में OH- बन जाएगा। इसको मैं फर्स्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कह रहा हूं। तो मैं फर्स्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, क्या लिख सकता हूं, है ना, मैं लिख सकता हूं HPO4 2- इंटू OH- बाय, है ना, PO4 3-, है ना, H2O लिखते नहीं क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां पे एक H+ लिखते हैं और यहां पे भी एक H+ लिखते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहां पे जो KH1 है वो कितना हो जाएगा, इस चीज को H+ इंटू OH को अगर आप क्या लिख सकते हैं, KW लिख सकते हैं, KW बाय, और अगर आप फॉस्फेट इंटू H+, और इसको मनी मन नीचे ले आइए क्योंकि नीचे वाली चीज ही ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली चीज को हम नीचे ले आ सकते हैं। तो PO4 3- H+, और ये चीज ये है, देखिए आप, PO4 3- H+ और HPO4 2- ये चीज आ रही है, यानी ये यहाँ पे क्या आ जा रहा है, Ka3 आ जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे Ka3 आ जाएगा। तो मैंने फर्स्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इसका निकाल लिया। फर्स्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कितना आ गया, KW ना बाई Ka3। अब क्या होगा, अगला स्टेप फर्दर क्या होगा, अब फर्दर ये होगा कि ये जो हाइड्रोलाइज करके बना है ये फर्दर हाइड्रोलाइज करेगा, यहां मैं लिख रहा हूं H, अब ये फर्दर हाइड्रोलिसिस करेगा। देखिए पॉलीवैलेंट आयंस की खास बात ये है कि इसके ऊपर 3- है, तो 3 बार हाइड्रोलिसिस कर सकता है। अगर इसके ऊपर 2- है तो ये 2 बार हाइड्रोलिसिस करेगा। अगर 1- है तो ये सिर्फ एक ही बार हाइड्रोलिसिस करेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, अब मैं इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, मैं लिख सकता हूं HPO4, है ना, 2- प्लस वाटर changes is in equilibrium with H2PO4- प्लस OH-, ठीक है। इसको मैं KH2 लिख सकता हूं, ठीक है, KH2 लिख सकता हूं। आप यहां पे देख सकते हैं KH2 की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, KH2 की वैल्यू आप लिखेंगे H2PO4- इंटू OH- बाय HPO4, है ना, 2-। एक काम करिए, H+ नीचे और H+ ऊपर लिखिए, ठीक है। अब आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरी चीज को आप KW लिख सकते हैं, तो ये चीज आ जाएगी आपकी KW बाय, और इस चीज को क्या लिख सकते हैं, है ना, HPO4 2- H+ और H2PO4 2- को आप देख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं H+ इंटू HPO4 2- बाई H2PO4- को Ka2 लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको मनी मन नीचे लाएंगे तो आप इसको Ka2 कह सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं KH2 की वैल्यू यहां पे आई KW बाई Ka2 आ जाएगी, ठीक है ना, Ka2 आ जाएगी, ये KH2 आ गया, ठीक है। अब फिर KH3 निकालते हैं। अब ये चीज आई है मोनोवैलेंट आयन, ये फर्दर हाइड्रोलाइज होगा HPO4- प्लस H2O चेंजेस इनटू H3PO4 प्लस OH-, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं यहां, KH3 इज इक्वल्स टू, है ना, H3PO4 इंटू OH- बाय H2PO4-, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है ना। वाटर को लिखते नहीं, कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है। फिर वही करिए, फिर H+ लिखिए और फिर यहां पे OH+ यहां पे भी लिखिए, आप पाएंगे ये चीज आ जाएगी KW बाय Ka1, ठीक है। यानी इसका जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है KH3, ये आ जाएगा KW बाय Ka1, ये चीज आ गई। अब मैं यहां पे कई बातें कह सकता हूं, मैं कई बातें इस पूरी चीज से एनालाइज कर सकता हूं, ठीक है। मैं क्या एनालाइज कर सकता हूं, मैं पहली चीज जो एनालाइज कर रहा हूं वो ये है कि हर बार ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो KW के बराबर है। हर बार इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो KW के बराबर है, यानी मैं कह सकता हूं कि KH1 इंटू Ka3 अगर ट्राईवैलेंट आयन है, तो KH1 इंटू Ka3 जो है वो KW हो जाएगा, ट्राईवैलेंट होगा। KH2, अब इसको बढ़ाओ, 1 से 2 करोगे तो ये घटाओगे, Ka2 इज इक्वल टू KW हो जाएगा। और इसको फिर बढ़ाइए, यानी KH3, आप देख सकते हैं KH3 इंटू Ka1, KH3 इंटू, इसको घटा दीजिए ना, 2 से 1 कर दीजिए, Ka1 इज इक्वल टू KW। तो पहली चीज जो हम लोग को सीखने को मिल गई
कोई एक चीज तो ये मिल गई क्या कि जितना वैलेंट आयन होता है ना, अगर ट्राई वैलेंट है, अगर 4 वैलेंट होता तो हम यहां लिखते Ka4 इंटू KH1, फिर उसके नीचे लिखते KH2 इंटू क्या Ka3, फिर KH3 इंटू Ka2, फिर KH4 इंटू Ka1, वैसे ही ये बढ़ता चला जाता है, ये घटता चला जाता है, एंड द प्रोडक्ट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, एक चीज तो हमें ये मिला, ये तो एक फॉर्मूले की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कल को कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसको याद रख सकते हैं कि ये रिलेशनशिप होता है हाइड्रोलिसिस, वेरियस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट एंड वेरियस एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स के बीच में। पर अभी भी हमारा मकसद मेन जो है वो पीएच निकालना है ना, पीएच निकालना है। पीएच ओएच से आएगा, कैसे निकलेगा पीएच? तो मुझे एक चीज मालूम है कि आइए इसको एनालाइज करते हैं ना, तो हमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब अभी अभी जो हम लोगों ने तीनों हाइड्रोलिसिस की है ना, ट्राइवैलेंट आयन की तीनों हाइड्रोलिसिस की, इसको एनालाइज करते हैं। मैं कह सकता हूं कि हमने जितनी पढ़ाई अभी तक की है उससे आधार पे कह सकता हूं कि Ka1 फॉर एनी polyprotic acid is very very larger than Ka2 is very very larger than Ka3 है ना, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूं तो जितनी बड़ी चीज होगी उसका रेसिप्रोकल उतना ही छोटा होगा। 1 by Ka2 will be less than 1 by क्या Ka3, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, और फिर क्या करिए, सब में Kw मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी Kw by Ka1 is less than Kw by Ka2 will be less than Kw by Ka3। ठीक है, ऐसे लिखा मैंने। अच्छा, Kw by Ka1 को क्या कहते हैं आप देखिए यहां पे, Kw by Ka1 को आप कहेंगे है ना KH3। ठीक है, थर्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो ये आपका थर्ड हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो जाएगा KH3, ये KH2 हो जाएगा और ये KH1 हो जाएगा। तो मुझे अभी अभी एक बहुत अहम बात सीखने को मिली, क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने को क्या मिली, कि जो पहला हाइड्रोलिसिस होगी वही मेन हाइड्रोलिसिस होगी, अगले हाइड्रोलिसिस बहुत कम होंगे। ठीक है, तो मैंने अभी क्या सीखा, मैंने यहां पे सीखा है ना, एक नोटेबल बात सीखी है ना, नोटवर्दी बात है क्या है ना, कि ओनली फर्स्ट हाइड्रोलिसिस इज इफेक्टिव case of polyvalent ions है ना। note, only first hydrolysis is effective in case of polyvalent ions because, इसके दो रीजन है। because पहला रीजन क्या है, पहला रीजन है कि हाइड्रोलिसिस ही कम हो रही है ना। अब हाइड्रोलिसिस की जो वैल्यू है वो Kw by Ka1 होती है और Ka1 बहुत बड़ा है तो हाइड्रोलिसिस की वैल्यू कम हो जाएगी, यानी नेचुरली थर्ड आयन की हाइड्रोलिसिस कम होगी। पहली बार जो हाइड्रोलिसिस होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है ना, दूसरी बार कम होगी, ये नेचुरली ऐसा है ना, ये कुदरती नियम है, ये ना नेचुरल लॉ दिख रहा है यहाँ पे कि Kw by Ka3 होता है, Ka3 छोटा होगा तो इस पूरी चीज की वैल्यू बड़ी होगी। यानी पहली चीज तो लिख सकते हो कि नेचुरली फर्स्ट हाइड्रोलिसिस इज मैक्सिमम। मैं इसको लिख इसलिए रहा हूं ताकि जो नोट्स बना रहे हैं वो लोग है ना इसके साथ साथ जो है नोट्स भी बना सके। तो नेचुरली फर्स्ट हाइड्रोलिसिस इज मैक्सिमम एंड इट डाइज आउट इन सेकेंड और थर्ड हाइड्रोलिसिस ठीक है, और थर्ड हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस जो है बहुत कम हो जाती है सेकेंड और थर्ड में। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात एक और है, आपने पहली हाइड्रोलिसिस में यहां कुछ OH प्रोड्यूस किया, ठीक है, ये जो OH है जो यहां प्रोड्यूस हुआ होगा वो जब सेकेंड हाइड्रोलिसिस हो रही होगी तब वो पहले से यहां मौजूद होगा। और अगर कॉमन आयन पहले से मौजूद होता है, अगर कोई आयन कॉमन है और पहले से मौजूद होता है तो ये इक्विलिब्रियम और सप्रेस हो जाता है, यानी ये जो हाइड्रोलिसिस है वो और घट जाएगी। ठीक है, अब बात करिए, यहां भी कुछ OH बना, यहां भी कुछ OH बना है ना, वो पहले से यहां मौजूद होगा तो थर्ड हाइड्रोलिसिस और ज्यादा क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि बाय नेचर भी पहली हाइड्रोलिसिस ज्यादा होती है, दूसरे से दूसरी ज्यादा होती it तीसरे से। और दूसरी बात क्या है, ड्यू टू कॉमन आयन ऑल्सो, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट,
also the due to common ion effect also the hydrolysis of due to common ion effect also second and third hydrolysis is further suppressed ठीक है, ये फर्दर सप्रेस्ड हो जाएगी। तो इतना तो मैंने सीख लिया कि हाइड्रोलिसिस जो है वो जो भी होगी वो पहली बार जो होगी वही हो जाएगी। ठीक है, अब अगर पहली बार ही जो हाइड्रोलिसिस होती है यही अगर हमारी मेन हाइड्रोलिसिस है तो हमको पीएच यहीं से निकालना चाहिए। ठीक है ना, हमें पीएच की वैल्यू यहीं से निकालनी चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो आपको पता है कि अगर कोई आयन हाइड्रोलाइज करता है, ठीक है, हाइड्रोलाइज करता है, आप यहां पे डिराइव भी कर सकते हैं, OH की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, आप क्या लिखेंगे 1 0 0 है ना, इसकी वैल्यू C है, 1 माइनस H H H C C CH CH। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप KH1 को लिख सकते हैं, KH1 ये जो KH1 है फर्स्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। ठीक है, ये फर्स्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को आप क्या लिख सकते हैं, CH इंटू CH बाय C इंटू 1 माइनस H। ये क्या, हाइड्रोलिसिस आमतौर पर बहुत कम होती है, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हाइड्रोलिसिस बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिवर्स होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत हद तक खत्म होते हैं, कंप्लीटेड रिएक्शंस होते हैं। तो अगर कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता तो इक्विलिब्रियम है, लेकिन 99% रिएक्शन खत्म है, यानी बैकवर्ड रिएक्शन सिर्फ 1% होगा। और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसी को सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो अगर कोई रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन 99% कंप्लीट है तो यानी उसका जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो सिर्फ 1% हो रहा है, यानी हाइड्रोलिसिस बहुत कम होगी। ठीक है ना, तो इसलिए आप डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को लगभग नगण्य मान सकते हैं और आप इसको 1 ले सकते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि KH1 is equals to CH square, यानी H is equals to अंडर रूट KH1 by C लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो मुझे H निकल आया। अगर मुझे H का पता लग गया है यहां पे तो मैं OH बड़े आराम से निकाल सकता हूं, क्योंकि OH की वैल्यू CH के बराबर है। तो OH अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं pH शायद निकाल पाऊं। OH की वैल्यू CH हो जाएगी और C इंटू H की वैल्यू हो जाएगी KH1 बाई C, कैंसिल हो गया, यानी अंडर रूट C इंटू KH1 हो जाएगा। और KH1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, KW बाई KA3, यानी मैं लिख सकता हूं इसे अंडर रूट C इंटू KW बाई KA3 लिख सकता हूं, KA3 लिख सकता हूं। अगर OH मुझे मिल गया तो मैं H प्लस बड़ी आसानी से निकाल पाऊंगा। H प्लस की वैल्यू हो जाएगी KW बाय OH माइनस आयन, KW बाय OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मुझे पता है ना, ये है ना, C इंटू KW बाय KA3 हो जाएगा। KW कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट KW बचा, KA3 ऊपर चला जाएगा, यानी अंडर रूट KW इंटू KA3 बाय C। ठीक है ना, KW बाय KA3 बाय C। अब अगर मैं इसका pH निकालता हूं, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस लॉग अंडर रूट KW इंटू KA3 बाई C हो जाएगा। ठीक है ना, और मैं pH कैसे लिख सकता हूं, pH इज इक्वल्स टू, ये अंडर रूट जो है ये पावर हाफ होगा, ये हाफ बाहर आ जाएगा। ठीक है, और हाफ बाहर आ गया, माइनस लॉग KW को मैं PKW लिख सकता हूं, माइनस लॉग KA3 को मैं PK3 लिख सकता हूं। ठीक है, और माइनस लॉग 1 बाई C को मैं लॉग C लिख सकता हूं। आशा आप समझ रहे हैं, ठीक है ना, प्लस लॉग C लिख सकता हूं। तो आज मुझे एक चीज समझ में आई कि पॉलीवैलेंट आयंस का pH निकालना अब मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है ना, मैं pH का पूरा कैलकुलेशन पहले हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट से ही हो जाएगा, और यानी है ना जो pH कितना आएगा, हाफ इंटू PKW प्लस जो भी पॉलीवैलेंट आयन है उसका आखिरी PKA3 PKA प्लस लॉग C, यानी अगर डाइवैलेंट होगा तो यहां पे PKA2 लिखेंगे, अगर मान लीजिए टेट्रावैलेंट है तो यहां PKA4 लिखेंगे। ये PKW रहेगा और ये उस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है जो कि हाइड्रोलिसिस करने जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा pH का कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, तो अब बचा क्या,
अभी भी चीजें बची हैं, है ना। अभी आप मुझसे ये पूछ सकते हैं, ठीक है आपने मुझे एक ऐसे पॉलीवैलेंट आयन का बताया जो हाइड्रोलिसिस कर सकता है, पर अगर मैं बात करूं इसके जस्ट बाद वाले आयन की, यानी इसकी HPO4 2-, ये एक एम्फीप्रोटिक आयन है। एम्फीप्रोटिक आयन का मतलब होता है कि ये H+ लूज भी कर सकता है और ये H+ क्या एक्सेप्ट भी कर सकता है। इस आयन का पीएच निकालना हम लोगों ने अभी तक नहीं सीखा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा है अब तक, ये समराइज किया जाए। लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया मोनोवैलेंट आयंस का पीएच निकालना, हाइड्रोलिसिस, मोनोवैलेंट आयन जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उनका पीएच कैसे निकालते हैं। और आज मैंने आपको सिखाया आयंस अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उनका पीएच का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। अभी भी एक काम बचा रह जाता है, क्या, एम्फीप्रोटिक आयंस अगर हाइड्रोलिसिस करें तो पीएच कैसे निकलेगा। तो देखिए ना, एम्फीप्रोटिक आयंस का जो पीएच कैलकुलेशन है, इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस, ठीक है। इस सिलेबस के स्कोप के बियॉन्ड है उसका डेरिवेशन। हाँ, तो मैं आपको सिर्फ एक फॉर्मूला बता देता हूं, आप चाहे तो विकिपीडिया वगैरह पे इसका डेरिवेशन देख सकते हैं, पर इसका डेरिवेशन ना सिर्फ कॉम्प्लेक्स है बल्कि आपके सिलेबस के भी बियॉन्ड है ना। तो इसलिए आपको उसका डेरिवेशन जानने की जरूरत नहीं है, जो मैं एंड रिजल्ट बता रहा हूं उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। अगर मेरे पास एक एसिड है H3PO4, ध्यान दीजिएगा, ये जब डिसोसिएट करता है इसमें H2PO4- में, वैसे कहूंगा Ka1। अगर ये फर्दर टूटता है ऐसे, है ना HPO4 2- में, तो मैं इसे कहूंगा Ka2। और ये फर्दर अगर डिसोसिएट कर जाता है फॉस्फेट में तो मैं इसे कहूंगा Ka3। अब ध्यान दीजिएगा, यही फॉस्फेट जब हाइड्रोलाइज करता है ना, तो ये HPO4- बनता है। यही फॉस्फेट जब हाइड्रोलाइज करता है तो HPO4 2- बनता है ये। तो यानी ये KH3 है, ठीक है, ये KH1 है, सॉरी, ये KH1 होगा, है ना। इसका ये फर्स्ट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा KH1। यहां पे पहुंचने के बाद अब पहली हाइड्रोलिसिस ये होगी और ये हो जाएगा KW/ यही Ka3 हो जाएगा, Ka3 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जब ये फर्दर हाइड्रोलाइज करेगा तो इसको मैं KH2 कहूंगा और ये हो जाएगा KW/, है ना, Ka2 हो जाएगा। और ये जो फर्दर हाइड्रोलाइज करेगा, सबसे पुअर हाइड्रोलिसिस होगी, तो इसको मैं KH3 कहूंगा और इसकी वैल्यू KW/Ka1 हो जाएगी। अब बात पीएच की है, तो देखिए इसका पीएच निकालना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। H3PO4 का पीएच निकालना हम लोगों ने बहुत पहले ही सीख लिया था। वीक एसिड का पीएच कैसे निकलता है, पीएच इज इक्वल टू हाफ, है ना, PKW माइनस log C। ऐसा मैंने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है ना। यहाँ पे पक्का जो है ना, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन जो था वो अंडर रूट pKa हो जाएगा, Ka इंटू C आया करता था। अब चूंकि पहला ही K जो है वो मैक्सिमम डिसोसिएशन हो जाएगा, मैक्सिमम H+ पहले ही स्टेप में बनेगा, क्योंकि दूसरे स्टेप में कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा, तीसरे स्टेप में भी कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा, इसलिए H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन में इसको Ka1 ले लेते हैं, है ना। और इसी को मैंने माइनस लॉग लिया है तो ये आया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये आ जाएगा माइनस लॉग Ka1, तो हाफ आ जाएगा, तो pKa1 माइनस लॉग C, ठीक है। तो ये माइनस लॉग C आ जाएगा, ये pKa1 हो गया। तो अगर पॉलीप्रोटिक वीक एसिड है तब भी उसका पीएच हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बस जो पहली बार टूटता है उसी से कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। मोनोप्रोटिक एसिड का जैसे निकलता था वैसे ही कर लेंगे, क्योंकि फर्दर जो ये टूटकर H+ प्रोड्यूस करता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये आ गया। अच्छा, इसके पीएच का भी कैलकुलेशन हम लोगों ने कर रखा है अभी, ठीक है। हम लोगों ने इसकी हाइड्रोलिसिस जब होगी, ये जब पानी में घुलेगा तो इसका पीएच कितना होगा, ये हम लोगों ने, है ना, अभी यहाँ पे निकाला, आपने ध्यान दिया होगा, है ना। हम लोगों ने इसका पीएच अभी कैलकुलेट कर किया, यहाँ पे पीएच हो जाएगा, पीएच विल बी इक्वल टू हाफ, है ना, PKW प्लस PKa3 प्लस log C, ठीक है ना, प्लस log C कह सकते हैं यहाँ पे, प्लस log C हो जाएगा। तो इसका भी पीएच हमें, है ना, आ गया, प्लस log C हो जाएगा, ठीक है, जहां C इसका कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन अभी कुछ आए, देखिए ये सिर्फ टूट सकता है, H+ दे सकता है, ये सिर्फ H+ एक्सेप्ट कर सकता है और हाइड्रोलिसिस कर सकता है, पर ऐसे लोग दोनों काम कर सकते हैं। ये H+ एक्सेप्ट करके हाइड्रोलिसिस के थ्रू H3PO4 में भी चेंज हो सकता है और ये H+ लूज करके HPO4 2- में भी चेंज हो सकता है। ऐसे लोग जो H+ दे भी सकते हैं और H+,
है ना, H+ दे भी सकते हैं और H+ ले भी सकते हैं, इनको एम्फीप्रोटिक कहते हैं, या ये भी एम्फीप्रोटिक है ना, ये कल सकता है और ले भी सकता है कल को। ये अभी आपने एक क्वेश्चन देखा यहाँ पे कि ये कैसे मिलेगा आपको, इस रूप में मिल जाएगा डायरेक्टली। व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम फॉस्फेट ऑफ C concentration is dissolved in water, what will be the pH? You can directly calculate the pH of this. या इसका दिया हुआ the concentration of this guy is C, what will be its pH? You can directly calculate by this formula. But what will happen when somebody asks you a question like this, NaH2PO4 को मैंने पानी में घोला C concentration, क्या pH होगा? या इसके लिए मैं कह सकता हूं ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, NaHPO4 ये C कॉन्सेंट्रेशन पानी में घुल गया, अब आप pH बताइए। तो ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि है ना ये डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन शुरू होगा, ये तो होगा नहीं। NaH2PO4 जैसे ही पानी में घुलेगा Na+ अलग हो जाएगा और H2PO4 माइनस होगा। अब ये क्या करेगा, इसका pH आप कैसे निकालेंगे, ये क्या इधर जाएगा या इधर जाएगा? तो मैंने हमेशा कहा कि एम्फीप्रोटिक आयंस का pH निकालना इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस सिलेबस, ठीक है। आप बस इसका एक फाइनल फॉर्मूला याद रखिए क्या, कि ऐसे लोगों का pH कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे लोगों का pH कितना होगा, ये जिस एसिड से डिसोसिएट होके आया है उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट और खुद इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, उन दोनों का एवरेज अर्थमेटिक मीन जो है वो इसका pH हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट pH का फॉर्मूला आ जाएगा। ऐसे यहां कर लो, यहां पे भी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। यहां पे भी आप, ये तो पुराना वाला है, ठीक है, यहां पे भी आप यही कर सकते हैं। ये जिस एसिड के डिसोसिएशन से आया है उसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट pKa2 और प्लस इसके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना pKa3 का हम लोग का हम लोग वो ले लेंगे क्या, एवरेज, ठीक है। ये आ जाएगा। तो इस लेक्चर में मैंने आपको आज ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस जो है वो लेक्चर नंबर 5 और 6 में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में मेरे पास और कुछ भी नहीं है आपको बताने के लिए, मैंने हर तरह की हाइड्रोलिसिस बता दी, मोनोवैलेंट आयंस की, एम्फीप्रोटिक आयंस की, पॉलीवैलेंट आयंस की, सबकी हाइड्रोलिसिस देख ली हम लोगों ने। लास्ट चीज, अगर कुछ बच जाता है तो बच जाता है कि इस कॉन्सेप्ट पर हम एक क्वेश्चन कर लें, ठीक है ना, एक क्वेश्चन कर लें इस कॉन्सेप्ट पे। तो आइए इस क्वेश्चन पे, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है? क्वेश्चन है, मैं लेके आया हूं क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द pH ऑफ क्वेश्चन, कैलकुलेट द pH ऑफ, कैलकुलेट द pH of 0.1 m K3PO4, ठीक है, सॉल्यूशन K3PO4 सॉल्यूशन given Ka1 for H3PO4 is 10 to the power of -3, ठीक है ना, या 10 to the power of -3, Ka2 for H3PO4 is 10 to the power of -7, ठीक है, and Ka3 for H3PO4 is 10 to the power of -12, ठीक है ना, 12 है। अब ये क्वेश्चन आपके पास है, तो इसमें आपको है ना 0.1 m K3PO4 सॉल्यूशन है, आपको pH बताना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, है ना, ये इतना कठिन सवाल नहीं है मेरे लिए, मैं इसका pH तुरंत निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? मैं डायरेक्ट, इन चीजों के लिए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखें तो बेहतर है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, K3PO4, यहां पे सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं, सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कि K3PO4 है, K3PO4 एक सॉल्ट है, और मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि सॉल्ट जब भी होंगे वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे, यानी एक बार में आप उनको पूरा क्या कर सकते हैं, डिसोसिएट कर सकते हैं। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है तो 0.1 0 0 0 0.1 into 3 एंड दिस विल बी 0.1। अब फॉस्फेट बचा, फॉस्फेट हाइड्रोलिसिस कर सकता है, ठीक है ना, फॉस्फेट कई तरह की हाइड्रोलिसिस कर सकता है, लेकिन मुझे मालूम है कि फॉस्फेट सिर्फ
एक ही हाइड्रोलिसिस जब तक करेगा उससे ही उसका पीएच डिटरमाइन हो जाएगा। तो ये जो सी इसका कॉन्सेंट्रेशन है ये 0.1 है। अब अगर फॉस्फेट अगर हाइड्रोलिसिस कर रहा है, पॉलीवैलेंट आयन अगर हाइड्रोलिसिस कर रहा है, तो ये 3 बार हाइड्रोलिसिस कर सकता है, एक बार, फिर ये एक बार और फिर वो एक बार कर सकता है। लेकिन आपको मैंने बताया कि अगली 2 हाइड्रोलिसिस बहुत ही कम होती है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, और नेचुरली भी हाइड्रोलिसिस जो है नेचुरल लॉ भी है हाइड्रोलिसिस कम होने का। तो यहां पर जो पीएच है आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया यहां पे उसके आधार पे आप पीएच लिख सकते हैं। पीएच इज इक्वल टू हाफ, है ना, पीकेडब्ल्यू विच इज 14 पीकेडब्ल्यू प्लस पीकेए 3 प्लस लॉग सी। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा pH इज इक्वल टू हाफ pKw इज 14 प्लस pKa3 इज 12। ठीक है, माइनस लॉग 10 टू दी पावर C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? C की वैल्यू हो जाएगी 10 टू दी, C की वैल्यू है 0.1, ठीक है, 0.1 हो जाएगी, तो C की वैल्यू हो जाएगी 10 टू दी पावर ऑफ -1। तो pH आप निकाल सकते हैं, pH इज इक्वल 12 -1, यानी pH इज इक्वल टू ये हो जाएगा 26 -1 25/2 यानी 12.5, यानी इस क्वेश्चन का pH जो है वो 12.5 आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। ठीक है ना, मैं इस क्वेश्चन को क्या चेंज करने वाला हूं, मैं कहूंगा कि अब ये सेम क्वेश्चन है, अब अंतर यह है कि कैलकुलेट द पीएच व्हेन दिस कंपाउंड इज डिसॉल्व K2HPO4 0.1 m। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बदल दिया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन बदल दिया, 0.1 m K2HPO4 है। तो एक काम करते हैं, K2HPO4 है, अब ये सेकंड क्वेश्चन कहेंगे आप इसको। ठीक है, मैं व्यूअर्स से चाहूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा कि पहले वो इसको सॉल्व करें, खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करें, और सॉल्व करने की करें, और ना हो तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए। और है बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब अगर मान लीजिए ऐसा है 0.1 m K2HPO4, तो क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, अगर ये K2HPO4 आएगा, ये K2HPO4 आएगा, तो अगेन मैं ये बात रीइंस्टेट करना चाहता हूं कि ये एक सॉल्ट है, और सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये पूरा पूरा टूट जाया करेंगे। ठीक है ना, पूरा पूरा टूट जाएंगे। तो अगर ये 0.1 है, ये 0 है, 0 है, ये 0 बनेगा। ठीक है, और ये 2 इंटू 0.1 और ये 0.1 बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब अगली बात क्या है, ये जो HPO4 2- है, ये जो HPO4 2- है, ये एक एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है। आपने देखा एम्फीप्रोटिक सॉल्ट क्या होता है ना, एम्फीप्रोटिक आयन है, ये H+ लूज भी कर सकता है और H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, अगर ये H+ लूज करेगा तो वो Ka3 कहलाएगा, यानी इसका pH कैसे निकल आएगा आप जानते हैं, अगर ये H+ लूज करेगा तो Ka3 कहलाएगा, तो वो इसका pKa और इसके जस्ट पहले वाला जो आयन है उसका pKa, दोनों का आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल लेंगे, यानी इस केस में pH कितना हो जाएगा, pH विल बी इक्वल टू pKa2 प्लस pKa3/2 हो जाएगा। pKa2 कितना है, pKa2 आप माइनस लॉग K करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 7 प्लस pKa3 कितना हो जाएगा, 12 और 7 कितना आ जाएगा, pH इज इक्वल्स टू ये 19 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी 9.5, यानी pH इज इक्वल्स टू 9.5 आ जाएगा। तो अगर कोई सॉल्यूशन आप कोई सॉल्ट ऐसा ले लेते हैं जहां K2HPO4 है, तो आप जान जाइए कि वो सॉल्यूशन का pH 9.5 आएगा। ठीक है, K3PO4 का सॉल्यूशन और ज्यादा एल्कलाइन है। अब आप समझ ही गए होंगे, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होगा, है ना, वो क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन होगा कि ये 0.1 m KH2PO4 है। ठीक है, KH2PO4 मतलब पानी में जाने के बाद ऐसा सॉल्ट ये आयन प्रोड्यूस करेगा, ये भी एम्फीप्रोटिक आयन है, और एम्फीप्रोटिक आयन अगर होते हैं तो वो जो है ना, उनका pH जो है एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया उससे निकल जाएगा। तो आइए इसको भी फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या हो जाएगा। ये सॉल्ट लिया हम लोगों ने, है ना, ये सॉल्ट है KH2PO4 है, ये पानी में जाने के बाद K++ H2PO4 माइनस में चेंज हो जाएगा, ये 0.100
ये 0.1 और ये 0.1 है। आप देख सकते हैं एम्फीप्रोटिक है, इसके पास H प्लस है, ये H प्लस लूज भी कर सकता है और भी माइनस चार्ज है एक, यानी एक H प्लस एक्सेप्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो मैं इसका पीएच कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ऐसे लोगों का पीएच कैसे निकलता है, तो H3PO4 का pKa1 था और फिर इसका pKa2 रहेगा, यानी मैं पीएच इसका लिख सकता हूं pKa1 प्लस pKa2/2 लिख सकता हूं। ठीक है, आप देख भी रहे हैं यहां पर H2PO4 माइनस का पीएच कैसे निकलता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन एंड इज इक्वल टू pKa1 प्लस pKa2/2। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, pKa1 कितना हो जाएगा, pKa1 हो जाएगा 3, ठीक है, और pKa2 कितना हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 2, दिस इज लाइक 10/2 which is 5. तो to our astonishment the pH of this solution will be slightly acidic. ठीक है, ये आपका एसिडिक होगा, यानी ज्यादा टूटेगा और कम हाइड्राइज होगा। ठीक है, इसका pH जो है 5 आ जाएगा। तो आज इस लेक्चर 6 में बस इतना ही। ठीक है, आशा है आपको पॉलीवैलेंट आयंस की हाइड्रोलिसिस समझ में आ गई होगी, और ना सिर्फ पॉलीवैलेंट आयंस बल्कि एम्फोटेरिक आयंस भी जो है की भी हाइड्रोलिसिस हम लोगों ने बखूबी समझी है। यहां पे मिलते हैं अगले लेक्चर में और बात करते हैं एक नए टॉपिक पे जिसको हम लोग कहेंगे बफर। मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने कहा था आपसे कि जब भी एसिड और बेसिस आप बराबर मिलाते हैं तो दोनों खत्म हो जाएंगे, सॉल्ट बनेगा, तो वो केस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का हो जाएगा। पर एसिड और बेस अगर अनइक्वल अमाउंट में बनाएंगे तो क्या होगा, है ना, जो चीज कम होगी वो गायब हो जाएगी। मान लीजिए एसिड है, बेस है, आपने अनइक्वल अमाउंट में मिलाया तो सॉल्ट तो बनेगा, बेस खत्म हो जाएगा। एसिड और सॉल्ट मिलकर बफर बना देंगे, या बेस और सॉल्ट मिलकर क्या करेंगे, बफर बना देंगे। तो ध्यान रखिए, एसिड और बेस जब भी मिलाते हैं अगर इक्वल क्वांटिटी में या स्टोइकियोमेट्रिक क्वांटिटी में तो सॉल्ट, खाली सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस होगा। पर अगर एसिड और बेस को आप अनइक्वल अमाउंट में या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक अमाउंट में मिलाते हैं तो इन दोनों में से कोई एक बच जाएगा सॉल्ट के साथ, दैट केस इज कॉल्ड बफर, विच वी आर गोइंग टू डील इन लेक्चर नंबर 7। ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में उसको हम लोग डील करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।